हेलो गाइस, आज मैं आ गया हूँ बायो की एक और नई वीडियो के साथ, जो कि क्लास 12th का एवोल्यूशन चैप्टर। तो इसमें हम देखते हैं कि जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है ना, वो स्टडी है किसकी, हिस्ट्री की, जो कि लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ की मतलब उनकी है। तो अब इस पैरा में लिखा है कि हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो अर्थ पे हुआ, स्टार्स वगैरह वगैरह। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के साथ। तो अब ये कह रहे हैं कि जब हम स्टार्स पे देखते हैं, इसका मतलब ये है कि हम लुकिंग बैक इन टाइम, मतलब हम पीछे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टेलर डिस्टेंस होता है ना, स्टार का डिस्टेंस है, वो लाइट ईयर्स में होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो हम आज ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ना, उसने अपनी लाइट मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले छोड़ी होगी, जो कि मतलब ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर है हमसे, और वो हमारी आंखों में अब पड़ रही है तारों की रोशनी। तो काफ़ी टाइम बाद हमारी आंखों में पड़ रही है। तो जब हम अपने साथ वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तब तो हम इंस्टेंटली देखते हैं वो प्रेजेंट टाइम में, बट अगर हम दूर के स्टेलर डिस्टेंस को देखें तो वो पास्ट की चीज़ें होगी। तो इसके बाद बताया हुआ है जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है ना, उसे यूनिक इवेंट बोलते हैं, जो हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स के बारे में बताया कि अर्थ तो छोटा सा कणक है यूनिवर्स का, यूनिवर्स बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? वो 20 बिलियन ईयर्स मतलब पुराना है यूनिवर्स। मतलब ये अगर देखें तो पीडीएफ पुराना है, तो आज के मतलब पीडीएफ में 13.8 बिलियंस है। तो अगर आगे हम देखें तो ह्यूज क्लस्टर ऑफ जो गैलेक्सीज हैं वो यूनिवर्स को कंप्राइज करती हैं। अब जो गैलेक्सी है ना, उसमें स्टार्स, क्लाउड, गैस के डस्ट वगैरह होते हैं। अब अगर हम यूनिवर्स का साइज़ देखें, अर्थ इंडीड स्पेक, मतलब बहुत छोटी है अर्थ। अब इसके बाद हमें बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है कि ये हमें एक्सप्लेन करती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब क्वेश्चन में दे देते हैं मतलब 3-4 चीज़ें, उसमें जो भी चीज़ यूनिवर्स से रिलेटेड होती है उसका आंसर बिग बैंग होता है, तो इसका ध्यान रखना। तो इसके बाद बिग बैंग किसकी बात करता है? ये एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन की बात करता है कि बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे मतलब यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, फिर टेम्परेचर मतलब ठंडा हुआ, उसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम बने, ठीक है, और फिर गैस की कंडेंसेशन हुई ग्रेविटेशन के कारण, ठीक है, और उससे हमारी बनी गैलेक्सीज, जो कि हमारे यूनिवर्स की हैं। अब अगर हम सोलर सिस्टम देखें, मिल्की वे गैलेक्सी में जो हमारा सोलर सिस्टम है, तो अर्थ हमारी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बनी है, ठीक है। तो तब एटमॉस्फेयर नहीं था अर्थ पे जब हमारी अर्थ बनी थी। तब वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिलीज़ होते थे मोल्टन मास से, जो कि कवर कर दिया अर्थ सरफेस को। मतलब वाटर वेपर पहले थे हमारे पास, मीथेन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, अमोनिया थी। ये भी याद रखने वाला, ये भी क्वेश्चन आता है। तो अगर हम यूवी रेस को देखें, जो कि सन से मतलब जो सन से आई थी यूवी रेस, उसने क्या किया? उसने पानी को तोड़ दिया, हाइड्रोजन में तोड़ा और ऑक्सीजन में तोड़ा। अब हाइड्रोजन हल्का होता है तो वो ऊपर जाके एस्केप हो गया। तो ऑक्सीजन ने अमोनिया के साथ कंबाइन किया और मीथेन के साथ कंबाइन किया, ताकि वो पानी, CO2 और दूसरी चीज़ें बना सके। ओजोन बनी, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर ठंडा हुआ, पानी बारिश की तरह गिरा और उसने ओशियंस बना दिए। अब यहाँ बता रहे हैं कि जो लाइफ आई थी ना अर्थ पे, वो 500 मिलियन ईयर्स पहले आई थी। मतलब वो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ बनी थी, तो उसके 4 बिलियन ईयर बाद वो आ गई, मतलब 4 बिलियन पहले। तो अब आगे कहते हैं कि क्या लाइफ आउटर स्पेस से आई? कई साइंटिस्ट का मानना है कि वो बाहर से आई। अब जैसे अर्ली ग्रीक थिंकर्स की बात करें, वो कहते थे कि यूनिट ऑफ लाइफ होती है जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं, वो ना अलग अलग प्लैनेट पे पहुँचे और उससे मतलब वो शुरुआत हुई लाइफ की। अब इसका नाम क्या थ्योरी का? इसे पैनस्पर्मिया बोलते हैं, और ये एस्ट्रोनॉमर्स का अभी भी फेवरेट आइडिया है। तो अब काफ़ी लंबे समय तक ये माना जाता था कि लाइफ डिकेइंग और रॉटिंग मैटर से आती है, जैसे कि स्ट्रॉ, मड वगैरह वगैरह। तो इस थ्योरी को हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोलते थे। अब जो लुइस पास्चर भाई साहब थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और दिखाया कि जो लाइफ है ना, वो सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, मतलब पुरानी लाइफ से आती है।
तो उसने मतलब क्या किया, उसने एक प्री स्टेरलाइज फ्लास्क लिया, उसमें उसने दिखाया कि लाइफ किल्ड ईस्ट से नहीं आई, बट जो फ्लास्क ओपन था ना एयर में, उससे मतलब पता चला कि लाइफ मतलब उससे जो नए लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ना वो किल्ड ईस्ट से आ गए, मतलब ज़िंदा हो गए, तो मतलब लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रही है। तो इससे क्या हुआ, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी कि वो डेड एंड डिकेइंग से मतलब ग्रो हो रही है लाइफ, वो डिसमिस होगी। तो इसके बाद मतलब अभी भी नहीं पता था कि फर्स्ट लाइफ कैसे आई। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो ओपेरिन था ना रशिया का और हाल्डेन इंग्लैंड का था, उसने क्या किया, उन्होंने मतलब प्रपोज किया कि जो फर्स्ट फॉर्म है ना वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई, जैसे आरएनए प्रोटीन, तो ये ऑर्गेनिक है और नॉन लिविंग है। और जो मतलब वो थी ना फॉर्मेशन ऑफ लाइफ से पहले क्या है, एक केमिकल एवोल्यूशन आया। अब केमिकल एवोल्यूशन में क्या था कि अलग अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे थे इनऑर्गेनिक मटेरियल से। ठीक है, तो जो कंडीशंस थी ना उस टाइम अर्थ पे, वो क्या थी, तब अर्थ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, वोल्केनिक स्टॉर्म्स आते रहते थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, मतलब ऑक्सीजन नहीं था तब हमारे उसमें एटमॉस्फेयर में, तो क्या था CH4 था, अमोनिया था, वगैरह वगैरह। तो अब एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट आता है 1953 में एसएल मिलर का, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट था। उसने ना लेबॉरेटरी स्केल पे, मतलब उसने सेम जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था उसने लेबॉरेटरी में क्रिएट कर दिया। तो उसने कैसे क्रिएट किया, उसने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, मतलब उसने एक क्लोज फ्लास्क थी जिसमें CH4 H2 NH3 और वाटर वेपर्स वगैरह थे, तो उस 800 डिग्री सेल्सियस पे थे, उसमें एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया। अब ये सारे जो कंटेंट्स थे हमने पहले भी देखे हैं कि पहले हमारी अर्थ पे जो जब मैंने बात की थी तो तब मीथेन था, अमोनिया था, वाटर वेपर थे, तो मतलब ये उससे सारा सेम है। ठीक है, तो उसने ऑब्जर्व किया कि अमीनो एसिड्स बने। अब ये एक्सपेरिमेंट उसने किया, अब ऐसे ही और बंदों ने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो जब ये और एक्सपेरिमेंट हुए तब पता चला कि उनके पास शुगर्स भी बनी, नाइट्रोजन बेसिस भी बने, पिगमेंट्स भी बने और फैट्स भी बने। और इसके बाद हमें पता चलता है कि जब हमने मीटेराइट एनालिसिस किया ना हमने, तब हमें जो कंटेंट मिला वो सिमिलर था, मतलब जो इंडिकेट करता है कि मतलब उन्होंने सिमिलर कंपाउंड्स इंडिकेट किए जो हमारी लाइफ मतलब अर्थ पे है। तो उससे क्या पता चला कि जो सिमिलर प्रोसेसेस है ना वो और कहीं पे भी हो रहे हैं स्पेस में। ठीक है, तो अब हमारे पास लिमिटेड एविडेंस है और हमें पता चल गया कि केमिकल एवोल्यूशन हुआ था, मतलब इससे मान लिया हमने एक बार के लिए। तो इसके बाद ये कहते हैं कि हमें कोई आइडिया नहीं है कि फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब खुद को रेप्लिकेट करने वाला मेटाबॉलिक कैप्सूल कैसे आया, हमें आइडिया नहीं है। बट जो नॉन सेलुलर फॉर्म थी ना सबसे पहली लाइफ की, वो 3 बिलियन ईयर्स पहले आई थी। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, ये हो सकते हैं ये जाइंट मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड्स। तो ये जो कैप्सूल थी ना ये अपने मॉलिक्यूल्स को रिप्रोड्यूस करती थी। तो जो फर्स्ट सेलुलर लाइफ थी ना वो 2 बिलियन ईयर्स पहले आई या 2000 मिलियन ईयर्स पहले आई। ये याद रखने वाला है कि जो नॉन सेलुलर थी वो 3 बिलियन ईयर्स पहले आई, जो सेलुलर थी वो 2 बिलियन ईयर्स पहले आई, अर्थ बनी थी 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, और यूनिवर्स बना था 13.8 बिलियन ईयर्स पहले। तो मतलब ये सारी डेट्स याद रखने वाली हैं। तो ये कहते हैं कि जो सेल्स थे ना ये सिंगल सेल्स थे जो शुरू में बने लिविंग सेलुलर सेल्स। तो जो सारी लाइफ फॉर्म्स है ना वो पहले पानी में ही होती थी, और इस वर्जन को बायोजेनेसिस को मतलब के फर्स्ट फॉर्म मतलब धीरे धीरे एवोल्यूशनरी फोर्सेस से आई, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से। इसे मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक बार जब ये बन गई तो जो फर्स्ट लाइफ थी ना सेलुलर लाइफ वो कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी में कैसे बनी वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम एक बार मिलर का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो मतलब ये उसका सारा डायग्राम है। ठीक है, उसने यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाए जिससे एक डिस्चार्ज हुआ। यहाँ पे सारी गैसेस थी ये वाली जो हमने डिस्कस की। यहाँ पे एक वैक्यूम बम था और यहाँ पे बॉइलिंग पानी था। तो यहाँ से वाटर इन जाता था, यहाँ से बाहर आता था। ये कंडेंसर था। जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी जो मतलब वाटर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे आए, तो ये सारा वाटर ट्रैप में था।
हम पढ़ते हैं जो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म वर्स की थ्योरीज के बारे में। जो हमारी रिलीजियस लिटरेचर है ना, वो हमें बताती है एक थ्योरी जो कि है स्पेशल क्रिएशन। अब इसकी ना 3 पॉइंट्स है जो याद करने वाले हैं। पहला क्या है कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, स्पीशीज़ वगैरह जो हम देखते हैं वो ऐसी बन गई थी सीधी। और दूसरा क्या है, जो डाइवर्सिटी है ना वो जब से बनी है वो ऐसी ही है और हमेशा ऐसी ही रहेगी फ्यूचर में। और जो थर्ड पॉइंट है कि अर्थ 4000 ईयर्स पुरानी है। ठीक है, ये 3 पॉइंट याद रखना, इस पर क्वेश्चन आता है। तो ये जो आइडियाज़ थे ना ये स्ट्रांगली चैलेंज हुए 19th सेंचुरी। ये भी आता है क्वेश्चन कि कौन सी सेंचुरी में ये आइडियाज़ चैलेंज हुए। याद रखना कि 19th सेंचुरी में ये आइडियाज़ चैलेंज हुए। तो इसके बाद हमें बता रहे हैं कि मतलब वो चार्ल्स डार्विन के बारे में बता रहे हैं कि अपनी सी वॉयज के टाइम वो HMS बीगल में राउंड द वर्ल्ड गया था और उसने कंक्लूड किया कि जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स है ना वो सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं अपने आप में और जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले थे। अब ऐसी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है, पहले एग्जिस्ट करती थी। तो एक्सटेंशन हुए हैं डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के अलग अलग, मतलब पुराने टाइम में, और नई नई लाइफ फॉर्म्स आई भी हैं अर्थ पे। इसका मतलब ये है कि ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ है। इसके बाद क्या है कि मतलब पॉपुलेशन के पास क्या होता है, बिल्ट इन वेरिएशन होता है, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मतलब उनके पास जो उनके करेक्टरिस्टिक्स है ना उनमें वेरिएशन होती है जो उनकी बिल्ट इन होती है। अब जो करेक्टरिस्टिक्स कईयों को सर्वाइव, मतलब अच्छे सर्वाइव नेचुरल कंडीशन में करने के लिए बेटर करते हैं, जैसे कि कौन सी कंडीशंस, क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर, वो आउटब्रीड कर जाते हैं जो कि लेस एंडोर्ड है सर्वाइव करने के लिए। मतलब जो मर जाते हैं कंडीशंस में, सर्वाइव नहीं कर पाते, वो पीछे रह जाते हैं। जो सर्वाइव कर लेते हैं वो आगे चले जाते हैं। तो एक और वर्ड यूज़ होता है जिसे हम फिटनेस बोलते हैं, इंडिविजुअल की या फिर पॉपुलेशन की। जो फिटनेस होती है ना डार्विन के हिसाब से, ये इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करता है डार्विन। और जो बेटर है ना फिट एनवायरनमेंट में, वो अपनी प्रोजेनी ज़्यादा छोड़ देते हैं, जो नहीं है वो कम छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो सर्वाइव करेगा और वो सिलेक्ट हो जाएगा नेचर के द्वारा। डार्विन ने इससे नेचुरल सिलेक्शन बोला और उसने कहा कि एवोल्यूशन का मैकेनिज्म है। और हमें रिमेंबर करना चाहिए जो एल्फ्रेड वेलिस है ना, वो एक नेचुरलिस्ट है जिसने काम किया मले आर्किपेलागो पे। ठीक है, वो एक नेचुरलिस्ट है, उसने काम किया मले आर्किपेलागो पे। और मतलब उसने ना सिमिलर कंक्लूजन्स पे आया वो भी उसी टाइम पे। मतलब जो डार्विन ने कहा वही एल्फ्रेड ने कहा। मतलब वो ऑलमोस्ट दोनों अलग अलग आइलैंड पे गए बट दोनों के कंक्लूजन्स सिमिलर थे। ठीक है, और सेम मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइम था। ठीक है, तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मतलब नए टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें पता चले धीरे धीरे। तो जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स थी ना उन मतलब वो सिमिलैरिटीज तो शेयर करती थी और वो एक कॉमन एंसेस्टर भी शेयर करती थी। ये जो एंसेस्टर थे ना मतलब प्रेजेंट पे डिफरेंट पीरियड्स में हिस्ट्री ऑफ अर्थ पे थे। मतलब इसका मतलब ये है कि जो एंसेस्टर थे वो मतलब अलग अलग पीरियड्स, जैसे इपॉक्स, पीरियड्स और एरास, हम इन्हें मतलब पीरियड के नाम ही है ये डिफरेंट टाइम्स की। किसी को हम इपॉक्स बोलते हैं, किसी को पीरियड बोलते हैं, किसी को एरास। तो अलग अलग टाइम पे एंसेस्टर प्रेजेंट थे। अब जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री होती है ना अर्थ की, वो अच्छे से कोरिलेट करती है बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। मतलब जैसी जियोलॉजिकल मतलब लैंड कैसा था, मतलब सराउंडिंग्स वगैरह, वो सारी जियोलॉजी में आ गई। उसी हिसाब से मतलब वो कोरिलेट होती है बायोलॉजिकल, कैसे ऑर्गेनिज्म थे उस टाइम पे वगैरह वगैरह। तो अब जो कॉमन कंक्लूजन आता है ना कि अर्थ बहुत ज़्यादा पुरानी है, मतलब ये कंक्लूजन आता है कि वो बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड है। तो इसके बाद हम देखते हैं एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। तो एविडेंस मतलब कैसे आया, मतलब अलग अलग लोग कहते हैं उनके पास अलग अलग एविडेंस टाइप है। मतलब अभी हम पढ़ते हैं कि एविडेंस हमारे पास कैसे है कि एवोल्यूशन हुआ है। तो पहले देखते हैं फॉसिल्स, जो कि रिमेन्स हैं हार्ड पार्ट के लाइफ फॉर्म्स की, और ये पत्थरों में मिलते हैं।
ठीक है। अब ये जो रॉक्स है ना, ये टूट के सेडिमेंट्स बना लेते हैं, और अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें ना अर्थ की क्रस्ट का, तो हमें एक अरेंजमेंट मिलती है सेडिमेंट्स की वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। मतलब एक के ऊपर एक सेडिमेंट्स चढ़ते रहे। अगर ये अर्थ है, नीचे ऐसे सेडिमेंट बने, ऊपर उसके और सेडिमेंट बने और सेडिमेंट बने, तो ऐसे ऐसे हम क्रॉस सेक्शन अगर देखें तो हमें दिखता है। ठीक है। तो जो अलग अलग एज के रॉक सेडिमेंट्स हैं, नीचे वाले सबसे पुराने, ऊपर वाले उनसे न्यू, फिर न्यू, उसमें डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स होती हैं जो कि उस टाइम पे मरी होंगी और उसमें दफन होगी होंगी। ठीक है। तो अगर हम देखें, कई उनमें से कई तो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म जैसी दिखती हैं, और ये दिखाते हैं हमारे एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे हमें कई बार डायनासोर की हड्डी मिल जाती है तो वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, आज के टाइम पे तो नहीं है ना। तो बस ये यही बात कर रहा है कि मतलब अलग अलग लेयर में, सेडिमेंट में अलग अलग टाइम के ऑर्गेनिज्म दफन है। अगर हम फॉसिल की स्टडी को देखें डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स में, जो इंडिकेट करता है जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। ठीक है। तो स्टडी ने क्या शो किया कि जो लाइफ फॉर्म्स है ना, वो अलग टाइम पे वेरी करते रहे, और कई लाइफ फॉर्म्स तो अपने जियोलॉजिकल टाइम स्पैन्स में रह गए। मतलब उसके बाद उनका कोई मतलब वो नहीं, एवोल्यूशन वगैरह नहीं हुआ, वो बने और तभी ख़त्म हो गए। ठीक है। और जो नई लाइफ फॉर्म्स थी ना लाइफ की, वो अलग अलग टाइम पे आई हिस्ट्री ऑफ अर्थ पे। इस पे भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट आती है डिफरेंट पे। कई बार वो सेम लिख देता है, कई बार डिफरेंट। सही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे आए नए ऑर्गेनिज्म। इससे हम पेलियोनोटोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं, मतलब फॉसिल वाला। ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन। ये किसने प्रपोज किया था? ये प्रपोज किया था अर्नेस्ट हेक्ल ने। उसने ऑब्जर्वेशन की कि सर्टेन फीचर्स जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होते हैं ना, जो कि वर्टिब्रेट्स के कॉमन है, वो एडल्ट में एब्सेंट होते हैं। अब कैसे ये बात कहना चाहते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमारे एम्ब्रियोज हैं वर्टिब्रेट्स के, जैसे कि ह्यूमन में भी वो डेवलप करते हैं रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स। ठीक है। वो गिल स्लिट्स आ जाती हैं जो एनिमल किंगडम में देखा था, हेड के पीछे। और बट ये फंक्शनल तो होती ही नहीं। ये फंक्शनल किस में होती है? ये एक फंक्शनल ऑर्गन है फिशेस में, और ये किसी एडल्ट वर्टिब्रे में नहीं पाया जाता। तो यही कहना चाहता है अपना अर्नेस्ट हेक्ल। ठीक है। बट इससे डिसअप्रूव किया था एक बंदे ने जिसने केयरफुल स्टडी की थी। तो उसका नाम था कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। उसने कहा कि ऐसा नहीं होता कि एम्ब्रियोस कभी पास करे एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल से। ठीक है। तो इसके बाद हमें बताते हैं जो कंपैरेटिव एनाटमी और मॉर्फोलॉजी है ना, मतलब हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के बाहर के फिजिकल फीचर्स अंदर के फीचर कंपेयर कर रहे हैं, उससे हमें कई सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पता चले हैं आज के ऑर्गेनिज्म में और उनमें जो काफ़ी साल पहले रहते थे। अब आगे कह रहे हैं कि जो ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं उन्हें हम इंटरप्रेट करके समझ सकते हैं कि जो कॉमन एंसेस्टर्स, मतलब एंसेस्टर थे, वो थे मतलब कॉमन में या नहीं थे। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखे, व्हेल, बैट, चीता और ह्यूमन का, सारे मैमल्स मान लो एक टाइप से, उनमें ना एक सिमिलैरिटी होती है उनके पैटर्न की, बोन्स की, फोर लिम्स की। ठीक है। ये फोर लिम्स के मतलब जो बोन्स है ना, वो अलग अलग फंक्शन करते हैं इन एनिमल्स में, चारों ही एनिमल्स में। बट उनकी जो एनाटमी है ना, अंदर से हड्डियों का अरेंजमेंट वो सेम है। ठीक है। सबके पास ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस उनकी फोर लिम्स में। ठीक है। तो इन एनिमल्स में जो सेम स्ट्रक्चर है वो डेवलप हुआ डिफरेंट डायरेक्शंस में, क्योंकि उनकी अलग अलग नीड्स थी। तो ये एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि एक से अलग अलग स्ट्रक्चर्स, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर में सेम स्ट्रक्चर बने बट उनका फंक्शन अलग हो गया ना, तो ये डाइवर्ज हो रहा है। तो इसे हमने डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोल दिया, और इन स्ट्रक्चर को होमोलोगस बोलते हैं। अब होमोलोगी है ना, वो एक कॉमन एंसेस्टर को दिखा रही है कि एक ही एंसेस्टर से अलग अलग फंक्शंस वो आए। ठीक है। तो अगर और एग्जांपल देखें होमोलॉगी के, तो वर्टिब्रेट के हार्ट और ब्रेन भी होमोलोगस होते हैं। प्लांट्स में भी होमोलोगस होते हैं, जैसे कि अगर हम थॉर्न देखें या फिर टेंड्रिल देखें ऑफ बोगनवेलिया एंड ककरबिटा, वो भी होमोलॉगी बताते हैं। मतलब उनका काम अलग है बट उनकी जो एनाटमी है वो सेम ही है। ठीक है। तो आगे देखें तो होमोलॉगी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पे बेस्ड होते ही हमने देखा। तो अब एनालॉगी की बात करते हैं।
ये बिल्कुल उल्टा होता है होमोलॉगी का। अब इसके अगर एग्जांपल्स देखें, जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई या बर्ड्स, वो सेम देखने मतलब लगते हैं बट ये आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर। मतलब अब क्या है कि काम सेम है, बटरफ्लाई और बर्ड दोनों ही उड़ने का काम करते हैं बट उनकी एनाटमी अलग है। मतलब ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो गया, सेम फंक्शन बट डिफरेंट एनाटमी। ये एनाटमिकली सिमिलर नहीं है, चाहे वो सिमिलर काम ज़रूर करते हो। तो इन्हें हम एनालॉगस स्ट्रक्चर बोल देते हैं और ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट है। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्व होते हैं सेम फंक्शन के लिए और उनमें सिमिलैरिटी होती है। और अगर हम एनालॉगी के और एग्जांपल देखें ना, तो आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स या फिर फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ना, ये याद करने वाले हैं। आगे हमें क्या बताते हैं कि मतलब इट इज़ द सिमिलर हैबिटेट दैट हैज़ रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फीचर्स। मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म सिमिलर हैबिटेट में रहते हैं, उनकी कंडीशन सिमिलर है तो उनमें फंक्शंस भी सिमिलर डेवलप हो जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। अब जैसे हम स्वीट पोटैटो देखें, ये रूट है, मतलब एनाटमी इसकी अलग, और पोटैटो देखते हैं तो स्टेम है, इसकी भी एनाटमी अलग, बट उनका काम सेम है क्योंकि ये दोनों ही खाना स्टोर करते हैं। तो ये भी एनालॉगी का ही एग्जाम्पल। एक बार हम ये डायनासोर के ग्राफ को देखें, इससे भी नीट में क्वेश्चन आ सकता है। तो एक फैमिली ट्री है, मतलब क्रोकोडाइल्स बर्ड्स वगैरह का इस साथ में डायनासोर दिखाया है। अब ये जो डायग्राम है ना, ये हमें बताता है कि कब कौन सा डायनासोर आया। मतलब सबसे पहले आया ब्रैंकियोसॉरस, उसके बाद आया स्टेगोसॉरस, और उसके बाद आया टीरेक्स टायरानोसॉरस, और लास्ट में आया अपना ट्राइसेरोटॉप्स। तो ये मतलब याद रखना। और इसके बारे में ये भी है कि जो आर्कियोप्टेरिक्स है ना, एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। आगे हम देखते हैं कि जो सेम लाइन है ना आर्ग्यूमेंट की, उसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रोटीन्स और जीन्स जो कि परफॉर्म करते हैं गिवन फंक्शन को डाइवर्स ऑर्गेनिज्म में, वो भी क्लू देते हैं कॉमन एंसेस्ट्री का। तो ये जो बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज होती हैं ना, ये पॉइंट करती है शेयर्ड एंसेस्ट्री की तरफ एज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज अमंग डाइवर्स। अब आगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि मैंने ब्रीड किए सिलेक्टेड प्लांट्स एनिमल्स अपने एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए सपोर्ट, सिक्योरिटी। तो मैंने काफ़ी मतलब वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, क्रॉप्स को डोमेस्टिकेट किया, और ये ब्रीडिंग प्रोग्राम से उसने नई ब्रीड्स बनाई जैसे कि डॉग्स की, बट वो सेम ग्रुप की थी। ठीक है, मतलब वो उनकी ब्रीड्स अलग थी बट वो सेम ग्रुप के थे। तो इससे आर्ग्यू होता है, क्या आर्ग्यू होता है कि अगर 100 सालों में, 100 ऑफ ईयर्स में मैन ने नई ब्रीड्स बना दी, क्या नेचर नहीं ऐसा कर सकती थी मिलियंस ऑफ ईयर्स में? एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखे जो कि एवोल्यूशन को सपोर्ट करती है, वो नेचुरल सिलेक्शन से आती है, जो कि इंग्लैंड में हुई थी। नेचुरल सिलेक्शन जो हमने डार्विन की बात में देखा। तो अब क्या है कि अगर हमने कलेक्शन ऑफ मॉथ्स देखे ना, जो कि 1850 में हुई थी, जब मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई नहीं थी इंग्लैंड में, तो तब ऑब्जर्व हुआ कि तब वाइट विंग्ड मॉथ्स ज़्यादा थे पेड़ों पे एज कम्पेयर टू डार्क विंग्ड और मेलेनाइज्ड मॉथ। मतलब जो वाइट कलर के मॉथ थे वो ज़्यादा थे और काले रंग के कम थे। बट अगर हम देखें कलेक्शन उसी सेम जगह की, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद यानी कि 1920 के टाइम, तो तब काले वाले ज़्यादा थे उसी ज़्यादा एरिया में, और वो जो प्रपोर्शन था ना वो उल्टा हो चुका था। मतलब काले वाले ज़्यादा और वाइट वाले कम। ठीक है, मतलब अगर हम डायग्राम देखें तो यहाँ पे मतलब दिखा रहा है वाइट विंग मॉथ ट्री ट्रंक पे, ये पहला अनपोल्यूटेड एरिया, दूसरा पोल्यूटेड एरिया, ये हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या हुई कि जो प्रीडेटर्स थे ना, मतलब जो मॉथ्स को खाते थे काले और गोरे वाले को, वो ना मतलब मौत को देखते थे उसके कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड पे। मतलब अगर दो मॉथ्स वाइट बैकग्राउंड पे बैठे हैं तो वो काले वाले को खा जाएंगे प्रेडेटर, दोनों मॉथ्स अगर काले बैकग्राउंड पे बैठे हैं तो वो वाइट वाले मॉथ को खा जाएंगे क्योंकि वो उन्हें दिखते थे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वाले पीरियड पे जो पेड़ थे ना, उन पे डार्क
मतलब वो काले हो गए थे क्योंकि इंडस्ट्रियल स्मोक सूट्स के वगैरह से, ठीक है। तो इन कंडीशंस में जो वाइट विंग मॉथ थे ना वो सरवाइव नहीं हुए क्योंकि प्रेडेटर्स तो उन्हें देख लेते थे और जो डार्क विंग्ड वाले थे वो बच जाते थे। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई थी ना तब क्या होता था कि लाइकन जो कि वाइट कलर की होती है ना वो पेड़ों पे मतलब ग्रो हो जाती थी, वो पेड़ों को कवर कर लेती थी और उसके बैकग्राउंड में वाइट विंग्ड मॉथ्स बच जाते थे बट काले वाले दिख जाते थे इजीली, तो प्रेडेटर्स उन्हें खा लेते थे। अब मतलब आगे बता रहे हैं कि लाइकन्स होते हैं ना वो पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। कैसे? ये पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते, स्पेसिफिकली बात करें तो ये जहाँ पे SO2 होता है ना ये वहाँ पे ग्रो नहीं करते। तो आगे हमें बता रहे हैं कि जो मॉथ्स थे ना वो अपने आप को कैमोफ्लेज करके बचा लेते थे, मतलब वो छुप जाते थे बैकग्राउंड में, उसे कैमोफ्लेज बोलते हैं। और आगे हमें बताया है कि जो सरवाइव हो जाते थे और जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो सपोर्ट होती है एक फैक्ट से कि जो एरिया था ना जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई थी, जैसे कि रूरल एरिया वहाँ पे कम इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, वहाँ पे अभी भी वाइट मॉथ्स ज़्यादा थे, काले वाले कम थे। मतलब ये कहता है कि मिक्स पॉपुलेशन में जो बेटर अडेप्ट कर लेते हैं, सरवाइव वही होते हैं, उनकी ही पॉपुलेशन बढ़ती है। और ये उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों मतलब पूरे कंप्लीटली वाइप्ड आउट नहीं हुए थे, मतलब काले वाले भी थोड़े बहुत बचे थे, वाइट वाले भी, ऐसा नहीं कि प्रेडेटर सभी को। अब आगे हमें हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के बारे में कह रहे हैं कि हमने इनका एक्सेस यूज किया, इससे क्या हुआ कि जो वेराइटीज है ना वो जो कि इनके खिलाफ रेजिस्टेंट है वो सिलेक्ट होने लगी काफ़ी कम टाइम में, ठीक है। तो ये भी सही है कि जो माइक्रोब्स है ना जिनके खिलाफ हमें एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स एम्प्लॉय करते हैं, या फिर ड्रग मतलब एंटीबायोटिक्स माइक्रोब्स के खिलाफ और ड्रग्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, तो उससे भी क्या हुआ उनकी भी एक रेजिस्टेंस वैराइटीज कम टाइम में जल्दी जल्दी आने लग गई। तो जो रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म थे, सेल्स थे, वो मतलब महीनों या सालों में आ रहे थे या फिर सेंचुरीज में नहीं आ रहे थे। मतलब जो बड़े जिनका लाइफ स्पैन ज़्यादा वो तो सेंचुरीज लगा देते हैं ना एवोल्यूशन के लिए, बट ये तो महीनों और सालों में कुछ में मतलब नई नई वेराइटीज आने लग गई थी। तो अब ये जो एवोल्यूशन हुआ ये एग्जाम्पल है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का, मतलब ये एवोल्यूशन वो मैन से हुआ, मैन से हुआ मतलब ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, ये ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ के कारण हुआ। और ये हमें ये भी बताता है कि एवोल्यूशन ऐसा प्रोसेस नहीं है कि डिटरमिन मतलब हमें पता हो कि किस सेंस में जाएगा कब क्या होगा, ये एक रैंडम प्रोसेस है जो कि चांस इवेंट्स पे जो नेचर में होते हैं, कोई म्यूटेशन में होती है ऑर्गेनिज्म भी, उन पे बेस्ड करते हैं एवोल्यूशन, हमें पता नहीं होता कब क्या हो जाए। इसके बाद ना आगे एक अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है अडेप्टिव रेडिएशन। तो इसमें बताते हैं कि डार्विन था ना वो गैलापागोस आइलैंड पे गया, वहाँ पे उसने अलग अलग एनिमल्स देखे, बट उसकी इंटरेस्ट में आया एक डार्विन फिंचेस जिन्हें हम बोलते हैं, वो फिंचेस उसे पसंद मतलब अमेज किया कि कैसे, कि उसने रियलाइज़ किया कि वहाँ पे अलग अलग वेराइटीज़ है फिंचेस की जो उसी आइलैंड पे डेवलप हुई हैं। तो जो ओरिजिनल फिंचेस थी ना वो सीड का खाती थी, बट उनसे ना नई फिंचेस आई जिनकी अलग अलग बीक्स थी जिनके कारण वो इंसेक्ट खा सकती थी और वेजिटेरियन चीज़ें खा सकती थी। तो इस प्रोसेस को हमने एडेप्टिव रेडिएशन बोला, तो जिसकी डेफिनेशन क्या है कि एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एक जोग्राफिकल एरिया में एक पॉइंट से लिटरली रेडिएटिंग अदर एरिया ऑफ जोग्राफी, मतलब वो एक जोग्राफी से बहुत सारी जोग्राफी पे जा रही है और एक पॉइंट से डिफरेंटली रेडिएट हो रही है ना, मतलब एक बीक से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बनी, मतलब उस टर्म्स में कह रहा है। तो अब ये जो डार्विन की फिंचेस है ना वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन का। बट इसका एक और एग्जाम्पल है जिससे मतलब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिल्स के रूप में देखते हैं। तो अब नंबर ऑफ मार्सुपिल्स जो कि एक दूसरे से अलग अलग हैं वो एक एंसेस्टर से आए, तो इसी से हमने मतलब बोला इनमें भी एडेप्टिव रेडिएशन हुई है और ये सारे ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट में बने। तो जब मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन हो, ठीक है, एक आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया में जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है अलग अलग हैबिटेट्स को, तो हम इसे ना कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोल देते हैं। मतलब अब इसका मतलब समझाऊँ तो जैसे प्लेसेंटल मैमल्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने भी अडेप्टिव रेडिएशन की,
मतलब अलग अलग प्लेसेंटल मैमल्स भी बने एक स्टॉक से। मतलब ये मार्सुपियल से एकदम सिमिलर था। मतलब अगर बताऊँ तो एक मार्सुपियल का एंसेस्ट्रल स्टॉक, वो उसने अपनी अडैप्टिव रेडिएशन की अलग-अलग मार्सुपियल्स बनाए। एक मैमल्स का एंसेस्ट्रल स्टॉक, उसने अपनी अलग-अलग अडैप्टिव रेडिएशन से अलग-अलग मैमल्स बनाए। दोनों ही अपने ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो मतलब दोनों अडैप्टिव रेडिएशन साइड बाय साइड चले और उनसे ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड के एनिमल्स बने। जैसे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में बने सामेरियन वॉल्फ, मार्सुपियल प्लेसेंटल में बने प्लेसेंटल वॉल्फ। तो ये जो दो अलग अलग अडेप्टिव रेडिएशन हुई, इन्हें हम साथ में कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के टाइप ही बोलते हैं। तो मतलब जैसे ये डायग्राम है, तो यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है कि जैसे एक साइड अपने प्लेसेंटल मैमल है और एक साइड अपने ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है। ये सारे एक एंसेस्ट्रल स्टॉक से बने, ये सारे एक एंसेस्ट्रल स्टॉक से बने। बट ये प्लेसेंटल में मोल है, इसमें मार्सुपियल मोल, इसमें एंटीटर, इसमें नम्बैट। तो ये ऐसे ऐसे सारे मतलब बनाए हुए हैं इन्होंने। यहाँ पे बॉब कैट, सामेरियन टाइगर कैट, वॉल, साइमेरियन वॉल्फ। तो ये सारा दिखाते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में जब दो अडेप्टिव या दो या उससे ज़्यादा अडेप्टिव रेडिएशन एक जोग्राफी। अब हम आगे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में बोलेंगे। तो डार्विन तो कहता था कि नेचुरल सिलेक्शन से एवोल्यूशन हुआ है। अब जो रेट है ना अपीयरेंस की न्यू फॉर्म्स की, वो उनकी लाइफ साइकिल से लिंक्ड है और उनके लाइफ स्पैन से। अब मतलब अगर एग्जांपल देखें तो माइक्रोब्स जो कि फास्टली डिवाइड होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मिलियंस बन जाते हैं, कुछ घंटों में वो मिलियंस बन जाते हैं। तो अगर हम कॉलोनी देखें एक बैक्टीरिया की, मान लो ए कॉलोनी है बैक्टीरिया की, वो एक मीडियम में ग्रो हो रहे हैं और उनके पास बिल्ट इन वेरिएशन है, मतलब ताकि वो यूटिलाइज कर सके अपनी फीड कंपोनेंट को, उनके पास वेरिएशन है। तो अगर इस मीडियम में कोई चेंज आया तो उससे क्या होगा, वो उसी बैक्टीरिया को हमारे आगे लेके आएगा। मतलब मान लो बी बैक्टीरिया को जो कि सर्वाइव हुआ उस कंडीशन में, न्यू कंडीशन में। मतलब ये कहना चाहता है हमने ए बैक्टीरिया को एक कॉलोनी में ग्रो किया, वो उसी के लिए अडेप्टेड है, बट हमने वो फीड हमने वो चेंज कर दी, तो वो हमारे पास बी ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया लाएगा जो कि उसमें सर्वाइव करके जो उसके लिए अडेप्ट हो गए। तो इससे क्या हुआ कि कुछ टाइम, मतलब कुछ ड्यू कोर्स शॉर्ट टाइम में हमें पता चला कि जो वेरिएंट पॉपुलेशन है वो आउटग्रो कर जाती है दूसरों को, जो कि एक नई स्पीशीज बना लेते हैं। तो ये कुछ दिनों में हो जाता है। तो अगर हमें सेम चीज़ देखनी है एक फिश में या फिर फाउल में, उसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, क्योंकि इनका लाइफ स्पैन ही सालों में है, तो मिलियन ऑफ ईयर्स तो लगेंगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फिटनेस ऑफ बी बेटर है किससे, ए से। अगर कोई न्यू कंडीशन आए तो नेचर है वो तो फिटेस्ट के लिए सिलेक्ट करती है ना, जो डार्विन ने कहा। तो हमें ये रिमेंबर करना चाहिए जो फिटनेस है ना, ये उन करेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है जो कि इनहेरिटेड होते हैं। मतलब ये जो मान लो कॉलोनी ए थी, मतलब उसमें जो सर्वाइव करके उनके पास पहले से एबिलिटी इनहेरिटेड थी कि उस फीड दूसरा फीड चेंज हुए तो उससे अडेप्ट कर ले, उन्होंने वो बाद में डेवलप नहीं की, उनके अंदर इनहेरिटेड थी और वो जेनेटिक थी। तो ये कहना चाहते हैं कि उसका एक जेनेटिक बेसिस है सिलेक्ट होने का और इवॉल्व होने का। अगर हम इसी चीज़ को अलग तरीके से बोल रहे हैं तो मतलब कई ऑर्गेनिज्म बेटर अडेप्टिव टू सर्वाइव हैं अगर वो कंडीशंस बदल जाएं। तो जो अडेप्टिव एबिलिटी है ना, मतलब अडेप्ट करने की एबिलिटी, वो भी इनहेरिटेड है और उसका एक जेनेटिक बेसिस है। फिटनेस एंड रिजल्ट है एबिलिटी अडेप्ट करने की एबिलिटी का एंड रिजल्ट है फिटनेस और सिलेक्ट होना नेचर के द्वारा। आगे हमें बताते हैं कि जो ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन है ना, वो डार्विनियन थ्योरी के की कंसेप्ट्स हैं। तो अब हमें बताते हैं कि डार्विन से पहले एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट था जिसे हम लेमार्क कहते थे, और उसने कहा कि जो एवोल्यूशन है ना लाइफ फॉर्म्स का, वो कैसे हो रहा है, वो यूज़ और डिसयूज़ हो रहा है ऑर्गन्स के, मतलब ऑर्गन्स के यूज़ और डिसयूज़ से मतलब एवोल्यूशन हो रहा है। अब अगर इसका एग्जांपल देखें तो जिराफ का एग्जांपल है, जिन्होंने पेड़ मतलब लीज, पेड़ों के बड़े बड़े पेड़ के लीज खाने के लिए उन्होंने क्या किया, अडेप्ट की, उनकी मतलब उनकी नेक्स इलोंगेट होने लग गई, उनकी नेक्स ने अडेप्टेशन की जिनसे वो बड़ी होगी। कैसे?
कि ऐसा हुआ ना कि जो बड़े बड़े लीव्स थे नीचे के पत्ते तो ख़त्म हो गए, तो वो जिराफ थे ना वो पेड़ों को खाने के लिए अपने वो नेक को खींचा करते थे। नेक खींचने से लेमार्क के हिसाब से क्या हुआ कि धीरे धीरे उनकी नेक बड़ी आने लगी, और ये जो नेक थी ना, ये क्या हुआ कि ये जो अक्वायर्ड करेक्टर था उन्होंने अपनी खींच खींच के नेक जो बड़ी की थी वो धीरे धीरे पास होने लगी उनकी जनरेशन में। तो इससे क्या हुआ, जिराफ स्लोली ओवर द ईयर्स उनके पास लॉन्ग नेक्स आने लगी, बट इस बात को अब कोई बिलीव नहीं करता। ठीक है, तो अब आगे बोल रहे कि एवोल्यूशन के प्रोसेस से या रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है। तो मतलब ये हमें बता रहे हैं कि जब हम स्टोरी ऑफ वर्ल्ड को डिस्क्राइब करते हैं तो हम एवोल्यूशन को एक प्रोसेस की तरह देखते हैं, बट अगर हम स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ को देखें तो हम एवोल्यूशन को एक कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं प्रोसेस का, जो प्रोसेस था नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, आगे कहते हैं जो थॉमस मेल्थस की बात करते हैं तो उसने ना एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉपुलेशन। तो ये कहते हैं कि डार्विन इससे इन्फ्लुएंस हुआ था इस बंदे से। ठीक है, तो वो जो नेचुरल सिलेक्शन है ना वो कई ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करते हैं जो कि फैक्चुअल हैं, जो कि थॉमस भाई साहब ने बात की थी, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, पॉपुलेशन साइज में स्टेबल होती है एक्सेप्ट फॉर सीजन फ्लक्चुएशन, मतलब जो ब्रीडर्स सीजन के हिसाब से ब्रीडिंग करते हैं वो फ्लक्चुएशन कर देते हैं पॉपुलेशन में। अब जो मेंबर्स होते हैं ना पॉपुलेशन के वो वेरी करते हैं अपने करेक्टरिस्टिक्स में, मतलब कोई भी दो इंडिविजुअल सेम तो नहीं होते ना, चाहे वो जितने भी बाहर से सिमिलर लगे। तो जो मोस्ट ऑफ वेरिएशन होती है ना वो इनहेरिटेड होती है। द फैक्ट दैट थ्योरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, मतलब रिप्रोड्यूस लोग करते रहते हैं तो उससे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, मतलब बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन अगर सारे रिप्रोड्यूस करें मैक्सिमली। तो ये हम चीज़ देख सकते हैं बैक्टीरिया में भी ऐसे ही होता है। और मतलब लेकिन ये भी फैक्ट है कि असली में तो पॉपुलेशन साइज लिमिटेड है ना, असली में तो हो नहीं रही, बट थ्योरेटिकली वो ज्योमेट्रिकली ग्रो कर रही है, मतलब वो ग्रो करती जा रही है, बट असली में देखें तो वो लिमिटेड है। मतलब वहाँ पे कंपटीशन हुआ है रिसोर्सेस का और कई ही सरवाइव कर सके और बाकी मारे गए। ठीक है, तो अब इसके बारे में क्या डार्विन ने बोला कि जो वेरिएशंस है ना जो कि हेरिटेबल हैं और वो कईयों को बेटर अडेप्ट करवाती हैं, वो उन्हीं को रिप्रोड्यूस करने को मतलब एनेबल करती है, वही रिप्रोड्यूस करके अपने प्रोजेनी को छोड़ जाते हैं। तो कुछ समय बाद कोई जनरेशन्स के बाद जो सर्वाइवर्स होते हैं ना वो अपनी प्रोजेनी छोड़ जाते हैं, और उससे क्या होता है, उससे चेंज आता है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक में और नई फॉर्म्स दिखने लग जाती हैं। इसके बाद हम एवोल्यूशन का मैकेनिज्म देखते हैं। तो पहले कह रहे हैं व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज स्पीशिएशन अकर। तो ये बताएंगे कि ओरिजिन कैसे हुआ वेरिएशन का, स्पीशिएशन कैसे हुई, नई स्पीशीज कैसे बनी। अब ये बता रहे हैं कि मेंडल था ना जो हमने इनहेरिटेंस में देखा था चैप्टर 1 में, तो उसने इनहेरिटेबल फैक्टर्स की बात की थी जो कि फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब डार्विन ने क्या किया, इसे इग्नोर कर दिया या फिर कुछ बोला नहीं मेंडल के बारे में। तो जो फर्स्ट डेकेड थी ना 20th सेंचुरी में, उसमें क्या हुआ, ह्यूगो डी वेरीज आया। उसने अपने काम पे मतलब उसने किस पे काम किया, इवनिंग प्रिमरोज एक प्लांट है उस पर उसने काम किया और उसने म्यूटेशंस के आइडिया के बारे में डिस्क्राइब किया। अब म्यूटेशंस ह्यूगो डी वेरीज के हिसाब से हैं लार्ज डिफरेंसेस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में सडनली एकदम से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने लग जाए उसे म्यूटेशन बोलते हैं। और ह्यूगो डी वरीज का मानना था कि जो म्यूटेशन है ना जो कि एवोल्यूशन कॉज करते हैं, यानी कि मतलब जो डार्विन ने बोला था कि जो माइनर वेरिएशन होते हैं ना जो हेरिटेबल होते हैं वो वेरिएशन कॉज करते हैं, बट ह्यूगो डी वरीज इससे बिल्कुल उल्टा था। उसने कहा कि म्यूटेशन होती है ना वो करती है मतलब एवोल्यूशन को, ना कि माइनर वेरिएशंस जो कि हेरिटेबल हैं। तो म्यूटेशंस रैंडम होती हैं और इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन जो डार्विन की वेरिएशन है वो स्मॉल होती है और उनकी एक डायरेक्शन होती है। ठीक है,
तो जो एवोल्यूशन था ना डार्विन के लिए वो ग्रेजुअल था, मतलब धीरे धीरे हो रहा था एवोल्यूशन। बट ह्यूगो डी व्रीज का मानना था कि म्यूटेशन से एकदम से नई स्पीशीज बन जाती है, और उसे एक सॉल्टेशन बोल रहा। सॉल्टेशन क्यों बोल रहा है? क्योंकि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन हो रही है और एक ही बारी में हो रही है, इसलिए इसे सॉल्टेशन बोल रहा। तो अगर हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स की स्टडीज़ को देखें तो उससे हमें बाद में पता चलता है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब हार्डी विनगर प्रिंसिपल। तो इसमें क्या है कि एक गिवन पॉपुलेशन में हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं एलीलीज की, जीन की, लोकस की। ठीक है, बट ये फ्रीक्वेंसी को फिक्स रहना चाहिए और सेम रहना चाहिए जनरेशन्स में, ऐसा हार्डी विनबर्ग का कहना था। तो जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है ना, उसने इसे कैसे स्टेट किया? एक एल्जेब्रिक इक्वेशन से। ठीक है, वो देखते हैं। तो इस प्रिंसिपल ने बोला कि जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है ना एक पॉपुलेशन की, वो स्टेबल है और कांस्टेंट है जनरेशन टू जनरेशन। और जो जीन पूल है ना, जो जीन पूल क्या होता है? टोटल जीन्स और उनके एलिलीज एक पॉपुलेशन में, वो एक कांस्टेंट है। तो इसे हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और जो सारा सम टोटल होता है ना एलिलिक फ्रीक्वेंसी का, वो 1 होता है। तो अगर हम इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी देखें, जैसे कि हम उन्हें नाम दे सकते हैं P और Q। तो अगर डिप्लॉयड है तो P एंड Q रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एलीली A एंड एलीली स्मॉल a। अब कैपिटल A डोमिनेंट है, स्मॉल a रिसेसिव है, ऐसा हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में देखा था। तो अगर फ्रीक्वेंसी कैपिटल A होएगी ना इंडिविजुअल्स की एक पॉपुलेशन में, तो हम उसे P² बोल सकते हैं। और इसे हम सिंपली स्टेट करते हैं दूसरे वेज में, जैसे कि प्रोबेबिलिटी दैट एन एलीली A with the frequency of P appear on both chromosome of a diploid individual तो is simply the product of probabilities that is P²। ठीक है, अब अगर स्मॉल होगा तो उसे हम Q² बोल देंगे, और अगर वो बीच का वाला होगा कैपिटल A और स्मॉल a, तो उसे हम 2PQ बोल लेंगे। और हम इससे इक्वेशन बना देते हैं P² + 2PQ + Q² = 1। तो ये जो इक्वेशन है बिल्कुल A + B होल स्क्वायर की इक्वेशन की तरह है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इसे P + Q होल स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो फ्रीक्वेंसी है ना मेजर करते हैं, वो डिफ़र होती है एक्सपेक्टेड वैल्यूज से। तो जो डिफरेंस होता है ना डायरेक्शन, वो इंडिकेट करता है कि एवोल्यूशन से क्या चेंज आया। तो जो डिस्टर्बेंस होती है जेनेटिक इक्विलिब्रियम में या हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में, तो मतलब क्या हुआ? चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ एलीलीज की एक पॉपुलेशन में, तो उसे हम इंटरप्रेट करते हैं और हम देखते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ। आगे देखते हैं कि 5 फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को। ये कौन से? जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन। तो जब माइग्रेशन होती है एक सेक्शन की पॉपुलेशन की दूसरी जगह पे, वो एक जगह से दूसरी जगह पे गए, तो जो जीन फ्रीक्वेंसी है ना वो बदल जाती है ओरिजिनल में, और जो नई पॉपुलेशन है उसमें ओरिजिनल से जीन फ्रीक्वेंसी घट जाती है और नई में बढ़ जाती है। तो जो नई जीन्स रिलीज आई एडेड टू न्यू पॉपुलेशन, और वो मतलब पुरानी से चलेगी। ठीक है, तो उनसे क्या होगा? जीन फ्लो होगा। इफ़ दिस जीन माइग्रेशन, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह जीन माइग्रेशन जो हो रही है, ये अगर रिपीट होती रही तो इसे हम बोलेंगे जीन। और अगर ये जो जीन माइग्रेशन है ना ये बाय चांस होगी, मतलब खुद पॉपुलेशन ने किसी नेचुरल कैलेमिनी, मतलब कोई डिजास्टर आ गया उसके कारण होगी, तो उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोल देते हैं। तो कई बार ये जो चेंज होता है ना एलीलिक फ्रीक्वेंसी का, इतना अलग होता है कि जो न्यू सैंपल होता है ना पॉपुलेशन को, वो क्या होता है, मतलब एकदम नई स्पीशीज की तरह बन जाता है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है ना, वो उस नई स्पीशीज के फाउंडर्स बन जाते हैं, तो इसे हम फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। तो आगे देखें तो जो माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट है ना, वो क्या शो करते हैं कि जो प्री एग्जिस्टिंग, पहले से एग्जिस्ट करते हुए म्यूटेशन, एडवांटेशियस म्यूटेशन, जब वो सिलेक्ट हो जाती है, जैसे हमने बैक्टीरिया के केस में देखा, बैक्टीरिया A और B में, तो उनसे क्या होता है, नए फिनोटाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अब कई जनरेशन्स में इससे क्या होता है, एक नई स्पीशीज़ बन जाती है धीरे धीरे करके। और जो नेचुरल सिलेक्शन है वो एक प्रोसेस है जिसमें इनहेरिटेबल वेरिएशंस जो कि बेटर सर्वाइव करती है, वो इनेबल करती है रिप्रोड्यूस करने के लिए, और मतलब ग्रेटर प्रोजेनी। ये तो हमने पहले भी काफ़ी बार देख लिया। तो अगर हम एनालिसिस करें
उससे हमें पता चलता है कि जो वेरिएशन है ना म्यूटेशन की, या वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, या फिर ड्यू टू जीन फ्लो या जेनेटिक ड्रिफ्ट, उससे क्या होता है फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है जीन्स की और एलील्स की फ्यूचर जनरेशन्स में। तो कपल टू एनहांस रिप्रोडक्टिव सक्सेस नेचुरल सिलेक्शन मेक्स इट लुक लाइक अ डिफरेंट पॉपुलेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो रिप्रोडक्टिव नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ाता ही है, कि जो बेटर स्पीशीज़ है वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगी, उसके साथ ही पॉपुलेशन में भी चेंजेस लाता है। तो अगर हम देखें नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि वो स्टेबलाइजेशन कर सकता है। अब स्टेबलाइजेशन में क्या होता है कि ना मतलब मीन करेक्टर वैल्यू जो होती है, जैसे लंबी हाइट का, मिडल हाइट का, छोटी हाइट का, तो मीन वैल्यू ना ज़्यादा सिलेक्ट होती है। तो मतलब बीच वाले जो लोग हैं मिडल हाइट के वो ज़्यादा ग्रो मतलब वो करेंगे रिप्रोड्यूस और आगे जाएंगे। तो इसके बाद देखते हैं डायरेक्शनल चेंज। इसमें क्या करते हैं, मोर इंडिविजुअल अक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन करेक्टर वैल्यू। इसमें ये होता है जैसे टॉल, मिडल और शॉर्ट है, तो या तो बिल्कुल शॉर्ट वाले ही रिप्रोड्यूस करने लग गए, मतलब आगे उनकी स्पीशीज बनने लगी, या फिर बिल्कुल लॉन्ग वाले ही, उनमें से एक। ठीक है, तो इसके बाद हम डिसरप्शन देखते हैं, जिसमें मोर इंडिविजुअल अक्वायर पेरिफेरल करेक्टर वैल्यू एट बोथ हैंड ऑफ द गर्व। मतलब लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड वाले दोनों ही ग्रो कर रहे हैं, बट बीच वाला कम है। अब इसका जैसे हम आगे ग्राफ देखें यहाँ पे, जो कि नेचुरल सिलेक्शन का है, तो इसमें है कि फिनोटाइप पहले तो नॉर्मल मीडियम साइज है। तो हम पहले स्टेबलाइजेशन देखेंगे, जिसमें मीन करेक्टर वैल्यू इनकी पीक पतली होगी और नैरो होगी। और अगर डायरेक्शनल वाला देखें तो उसमें पीक एक साइड शिफ्ट कर जाती है, मतलब एक साइड के ज़्यादा वो होने लग जाते हैं। स्टेबलाइजेशन देखें तो उसमें दो पीक्स बन जाती है, जैसे देखा दोनों या लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जैसे हो रहे थे। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है नेचुरल सिलेक्शन की डिफरेंट रेट्स की, स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल और डिस्ट्रप्टिव। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से देखना। तो 2 बिलियन ईयर्स पहले, 2000 मिलियन ईयर्स पहले फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म आई थी, जो हमने पहले डिस्कस किया। तो अब नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स मतलब जायंट मैक्रोमोलिक्यूल्स के मतलब इन सेल्स में इवॉल्व कैसे हुए, जिनके पास मेम्ब्रेनस एनवेलप है, ये हमें अभी पता नहीं। ठीक है, तो अब सम ऑफ दिस सेल्स हैज द एबिलिटी, मतलब कई सेल्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जो रिएक्शन होती है वो सिमिलर होती है लाइट रिएक्शन की, जो कि फोटोसिंथेसिस में होती है। ये फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में देखा था, जहाँ पे पानी स्प्लिट होता है विद हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से पानी स्प्लिट होता है और कैप्चर्ड मतलब जो सोलर एनर्जी ले लेता है ना, और उसे चैनलाइज करता है अपने पिगमेंट्स से, जो कि लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स होते हैं, उससे वो एनर्जी लेकर पानी को स्प्लिट कर देता है। ठीक है, अब धीरे धीरे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर बन गए, और 500 मिलियन ईयर्स अगो तक, ये डेट से याद रखना जो आगे आएंगी। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स बने और एक्टिव हो गए। जॉलेस फिशेस 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले, सीवीड्स और कई प्लांट्स एग्जिस्ट हुए अबाउट 320 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि लैंड पे आए थे वो थे प्लांट्स। जब एनिमल्स लैंड पे आए ना, तब पहले से बहुत सारे प्लांट्स वाइड स्प्रेड थे लैंड पे। अब फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। अब एक फिश की बात कर रहे हैं जिसके स्ट्रॉन्ग मतलब जिसके स्टाउट है और स्ट्रॉन्ग फिन्स है, वो लैंड पे आ जाती थी और पानी में वापस चली जाती थी। ये भी 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है। ठीक है, तो अब ये इम्पोर्टेंट डेट है कि 1938 में एक फ़िश को, जगह भी इम्पोर्टेंट है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में 1938 में एक फ़िश पकड़ी गई जिससे हम सीलन कैथ कहते हैं, जो कि हमने मतलब हमें लगा था एक्सटिंक्ट है, बट वो हमें 1938 में मिल गई। तो ये जो फिश थी ना सीलन कैथ, इन एनिमल्स को मतलब हम लोब फिन्स कहते हैं, और ये ना इवॉल्व हुए आगे जाके फर्स्ट एम्फीबियंस में, जो कि पानी और लैंड दोनों पे रहते थे। अब हमारे पास इनका कोई स्पेसिमन नहीं बचा, मतलब इनका कोई मतलब देखने वाला कोई बॉडी पार्ट या कोई डीएनए से रिलेटेड हमारे पास कुछ नहीं है। बट ये एंसेस्टर बने मॉडर्न डे फ्रॉग्स के और सेलामेंडर्स के। ठीक है, जो एम्फीबियंस थे ना वो आगे जाके रेप्टाइल्स में इवॉल्व हो गए। ये मतलब उन्होंने थिक शेल्ड एग्स ले किए, जो कि ड्राई नहीं होते थे सन में,
मतलब एम्फीबियंस के ड्राई हो जाते थे, बट वो जब रेप्टाइल्स में इवॉल्व हुए तब उनके एग वो नहीं होते थे, ड्राई नहीं होते थे। ठीक है, तो अब भी हम इनके मॉडर्न डे डिसेंडेंट ही देखते हैं, जो पुराने रेप्टाइल्स हैं हम वो नहीं देखते। ठीक है, अब तो जैसे टर्टल हो गया, टॉर्टॉइस हो गया, क्रोकोडाइल, यही रेप्टाइल्स देखते हैं आजकल। अब इसके बाद कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स थे ना, रेप्टाइल्स मतलब डिफरेंट शेप और साइजेस के अर्थ पे आए। अभी जाइंट फर्न्स जैसे कि टेरिडोफाइट्स प्रेजेंट थे, बट वो सारे गिर गए और कोल्ड डिपॉजिट्स बन गए धीरे धीरे। और some of these land reptiles went back into water or evolved into fish like reptiles। ये डेट याद है, 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले इस्थियोसॉर्स नाम के वो थे, रेप्टाइल्स थे, जो कि पानी में चले गए और फिश लाइक रेप्टाइल्स बना लिया। बस ये डेट याद रखना कि 200 मिलियन ईयर अगो है। और जो लैंड रेप्टाइल्स है ना, वो ऑफ कोर्स मतलब डायनासोर्स से, डायनासोर्स भी रेप्टाइल्स होते थे। और सबसे बड़ा रेप्टाइल मतलब डायनासोर होता है टीरेक्स, जो कि 20 फीट था हाइट में, और उसके मतलब वही खतरनाक दांत थे, डैगर जैसे, चाकू जैसे। अब 65 मिलियन अगो पहले डायनासोर चले गए, और फिर क्या हमें पता नहीं, इनका कहना है कि हमें पता नहीं। कई कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज से मर गए, कई कहते हैं कि वो बर्ड्स बन गए, और मतलब हमें ट्रुथ अभी भी नहीं पता। तो स्मॉल साइज मतलब उस एरा के स्मॉल साइज्ड रेप्टाइल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इस पे क्वेश्चन आता है कि मैमल्स से या रेप्टाइल्स से। आंसर है रेप्टाइल्स। उस एरा के रेप्टाइल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। अब आगे देखें तो जो फर्स्ट मैमल्स थे ना, वो श्रियूस की तरह छोटे छोटे थे, उनके फॉसिल्स छोटे थे। जो मैमल्स ना विवीपेरस थे, मतलब वो अंडे नहीं देते थे, अंडे वाले ओवीपेरस होते, जो अंडे नहीं देते वो विवीपेरस होते हैं। और वो अपने मतलब अनबॉर्न यंग को अपनी मदर की बॉडी में प्रोटेक्ट करते थे। तो मैमल्स इंटेलिजेंट थे, सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर। और जब रेप्टाइल्स आए, मतलब रेप्टाइल्स हटे ना, तो मैमल्स ने अर्थ को टेक ओवर ले लिया। आजकल देखो तो मैमल्स ही सबसे ज़्यादा है ना मेनली। तो साउथ अमेरिका में मैमल जैसे कि रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर एक्सेट्रा, ये याद है। इस पे मतलब इस लाइन पे भी क्वेश्चन आ चुका है कि साउथ अमेरिका में मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर और रैबिट हैं। ठीक है, ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जॉइन हो गया ना, तो ये एनिमल्स मतलब ये जो एनिमल्स थे ये ओवर रिडन हो गए नॉर्थ अमेरिका के एनिमल्स से। मतलब नॉर्थ अमेरिका के एनिमल्स साउथ अमेरिका में आके वहाँ पे डोमिनेट करने लगे, जिससे साउथ अमेरिका के एनिमल्स मर गए, मतलब कंपटीशन आया होगा। तो इसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण जो पाउच मैमल्स थे ना ऑस्ट्रेलिया के, वो मतलब बच गए, क्योंकि कंपटीशन नहीं था दूसरे मैमल से। मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है ना, वो ड्रिफ्ट पार्ट हो गया बाकियों से, तो बाकियों के मैमल्स तो मतलब कंपटीशन ही नहीं बचा ना। जो ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल्स थे बस वही मतलब सरवाइव कर गए लैक ऑफ कंपटीशन के कारण। आगे ये कह रहे हैं कि कई मैमल्स है ना वो सिर्फ पानी में ही रहते हैं। अब जैसे वेल्स, डॉल्फिन, सील्स, सी काउस, ये इसका एग्जाम्पल है। अब जो एवोल्यूशन है हॉर्स का, एलिफेंट का, डॉग का, ये मतलब एवोल्यूशन स्पेशल स्टोरीज है एवोल्यूशन की। तो इसके बारे में तो हम बाद में देखेंगे। तो बस अब ये भी लाइन इम्पॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी एवोल्यूशन की, मैन की, उसकी लैंग्वेज स्किल्स की और सेल्फ कॉन्शियसनेस की। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन। बट उससे पहले ये जो डायग्राम्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे तो क्वेश्चन आते ही आता है, इससे तो मतलब जितना रटो उतना कम है, इससे तो रटना ही रटना है। ये जो दो डायग्राम्स हैं, ठीक है, ये नीचे वाला भी, और नीचे वाले पे मेजॉरिटी क्वेश्चन आता है कि ये मतलब मैमल्स कहाँ से बने, साइनेप्सिड से बने मैमल्स अपने। ठीक है, तो इस पे ये क्वेश्चन आता है। और इसके ऊपर वाले पे क्या क्वेश्चन आते हैं, इस पे ऑर्डर दे देता है कि सबसे पहले क्लोरोफाइकी, फिर ट्रेकियो, राइनिया, साइलोफाइटॉन। अब क्लोरोफाइकी से हमारे ब्रायोफाइट्स बन गए, और ये ट्रेकियोफाइट के बाद अपने सस्टेरोफाइलम, ऐसे ऐसे आगे बनते रहे। ठीक है, तो आगे हम उसी टॉपिक पे फिर से चलते हैं।
तो आगे आ गया ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो अब ये कह रहे हैं कि 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले ना प्राइमेट्स जैसे कि ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस थे पहले, ठीक है। तो मतलब वो हेयरी थे, वो गोरिल्लास और चिंपैंजीज की तरह चलते थे। अब रामापेथिकस मोर मैन लाइक था और ड्रायोपेथिकस एप लाइक था। ये भी याद रखना कि कौन कैसा दिखता था। तो अब जैसे कि फ्यू फॉसिल्स मिले मैन लाइक बोन्स के, जो कि हमें इथोपिया और तंजानिया में मिले। उन्होंने रिवील किए ह्यूमनिड फीचर्स, मतलब ह्यूमन लाइक फीचर्स, जिससे मतलब बिलीव हुआ कि 3 से 4 मिलियन ईयर्स पहले मैन लाइक प्राइमेट्स थे जो कि ईस्टर्न अफ्रीका में चलते थे। तो ये मतलब 4 फीट से ज़्यादा टॉल नहीं होते थे, बट ये सीधे चलते थे। तो 2 मिलियन ईयर पहले ऑस्ट्रियोपिथिकस आए, जो कि मतलब रहते थे ईस्टर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड में। तो एविडेंस दिखाता है कि वो स्टोन वेपन से हंट करते थे, लेकिन वो तब भी फ्रूट खाते थे। और कई हड्डियां जो कि मतलब मिली हड्डियों में से वो अलग थी। और इन क्रिएचर को हमने फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग्स बोला, होमिनिड, दैट वाज कॉल्ड होमो हेबिलिस, मतलब वो ह्यूमंस जैसे दिखते। तो ये जो ब्रेन कैपेसिटी थी ना होमो हैबिलिस की, वो 650 से 800 सीसी थी। अब आगे जो ब्रेन कैपेसिटीज आएंगी वो भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो ये मीट नहीं खाते थे। तो इसके बाद क्या हुआ, फॉसिल्स जो हमने जावा में डिस्कवर किए 1891 में, उन्होंने इनकी अगली स्टेज बताई जो थी होमो इरेक्टस। ये सिर्फ 1.5 मिलियन ईयर्स को पहले की बात है जब होमो इरेक्टस थे। तो होमो इरेक्टस का लार्ज ब्रेन साइज था अप्रॉक्स 900 सीसी। इसके बाद अगर आगे देखें तो आगे कह रहे हैं कि जो होमो इरेक्टस थे ना वो मीट खाते थे, ठीक है। अब यहाँ से मीट खाना शुरू हुआ। तो जो निएंडरथल मैन थे उनका ब्रेन साइज, मतलब इसके बाद आता है निएंडरथल मैन, उनका ब्रेन साइज है 1400 सीसी का। और वो नियर ईस्ट या फिर सेंट्रल एशिया में रहते थे। और ये डेट भी याद रखना 1 लाख से 40,000 साल पहले। तो ये हाइट्स मतलब जानवरों की खाल यूज़ करते थे ताकि वो अपनी बॉडी को बचा सके, और जो मर जाते थे ना इनमें वो उन्हें बरी कर देते थे। तो ये भी याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है। अब जो होमोसेपियंस थे ना यानी हम, तो वो अरोज अफ्रीका में और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में चले गए और डेवलप हो गए अलग अलग रेसेस में। तो आइस एज जब हुई थी 75,000 से 10,000 ईयर्स पहले, तब मॉडर्न होमोसेपियंस है। जो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट है ना वो 18 ईयर्स पहले, मतलब 18,000 ईयर्स पहले आई। तो इस केव पेंटिंग का एक मतलब वो भी है सबूत टाइप। तो कहाँ पे, प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई पेंटिंग भिम्बेटका रॉक शेल्टर में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये भी जगह इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद बताते हैं कि जो एग्रीकल्चर आया ना वो 10,000 साल पहले आया और ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट होगी। तो इसके बाद तो आगे ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है कि कंपैरिजन है ह्यूमन स्कल का, मतलब बेबी चिंपैंजी से ह्यूमन का है, बेबी चिंपैंजी का ये एडल्ट चिंपैंजी का। तो जो स्कल है ना बेबी चिंपैंजी का वो मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल की तरह है। मतलब ये इसका इसके बड़े वर्जन से नहीं मिलता, इसका ह्यूमन से मिलता है। तो इसमें मतलब इस पे भी क्वेश्चन आता है। अब अगर हम समरी में देखें ना तो समरी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे क्वेश्चन आता है कि जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स थे ना कि मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ को क्या हुआ, वो किस पे बेस्ड है, वो डार्विनियन आइडियाज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन पे बेस्ड है। तो इसके अलावा तो समरी में और कुछ नहीं है। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।